नमस्कार सभी को। आपका आज फिर से स्वागत है राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास के लिए। ठीक है, शनिवार को अपन ने छोटी सी क्लास ली थी, आज अपन उसको वापस से पढ़ेंगे। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने आपको इसके बारे में बताया था राजस्थान का भूगोल अपन कहाँ कहाँ से कवर करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स आती है आपके, राजस्थान अध्ययन बुक्स की बात करें तो राजस्थान अध्ययन में कक्षा 9th और 12th की क्लास में ही भौगोलिक प्रदेश दिया हुआ है, 10th और 11th की क्लास में नहीं है। तो राजस्थान अध्ययन की बुक से हम इसको कवर करेंगे। फिर था आरवीएसए की बुक्स होती है ना आपके, यहाँ से। फिर है हरिमोहन सक्सेना, एच एम सक्सेना की बुक है। यहाँ से अपन इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं या फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, राजस्थान ज्योग्राफी को। क्योंकि आरपीएससी का जो पैटर्न बदला है, आरपीएससी का जो पैटर्न बदला है वो लगभग लगभग एग्जामों से बाहर जा रहा है। जो नोट्स है आपके वहाँ से बाहर जा रहा है आपके, है ना। तो राजस्थान अध्ययन की बुक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। खासकर जो आपके अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड के सारे प्रश्न राजस्थान अध्ययन से पूछे जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान अध्ययन से। ठीक है, तो ये अपना रहेगा सब्जेक्ट वाइज कि अपन कहाँ से कवर करने वाले राजस्थान ज्योग्राफी को। उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने बताया था कि हम राजस्थान का जो टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं। ये अपन शुरू करेंगे भौगोलिक प्रदेशों से। भौगोलिक प्रदेश, राजस्थान ज्योग्राफी अपन भौगोलिक प्रदेश से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला टॉपिक होता है राजस्थान ज्योग्राफी में, स्थिति और विस्तार, जिसमें जो नए जिले बने हैं उनके अकॉर्डिंग अपन लास्ट में एक अलग से क्लास लेके आएंगे। ठीक है, वो बड़ी क्लास होगी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नया अपडेट हुआ है कि कितने जिले कौन सी सीमा लगती है, राज्यों से कौन सी सीमा टच करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें अपन पढ़ेंगे एक साथ, है ना। अभी अपन भौगोलिक प्रदेश से शुरू कर रहे हैं और वैसे प्रश्न भी यहीं से पूछे जाते हैं। सर्वाधिक प्रश्न भौगोलिक प्रदेश से ही पूछे जाते हैं। भौगोलिक प्रदेश की बात करें तो राजस्थान जो है, जैसे ये अपना राजस्थान है, तो राजस्थान को सामान्यतः, मैं बोल रहा हूँ सामान्यतः, सामान्यतः राजस्थान को सामान्यतः 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। 4 भौगोलिक प्रदेश होते हैं, सामान्य की मैं बात कर रहा हूँ। या फिर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार, हरिमोहन सक्सेना है, एच एम सक्सेना, इन्होंने भी 4 प्रकार के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बताया था। जो 4 प्रकार के भौगोलिक प्रदेश है जिसके आधार पर हम पढ़ते हैं, बात करें, जैसे बात करते हैं अपन इधर से, तो एक होता है आपके हाड़ौती, हाड़ौती का पठार। उसके बाद है पूर्वी मैदान, और उसके बाद है ये वाला इलाका आपके अरावली, और उसके बाद है ये पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल। ये 4 भौगोलिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा जाता है। ठीक है, अब ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल या फिर बात करें कि अरावली के जो पश्चिमी भाग है, ये किससे मिलकर बना है? ये है 33 सागर का अवशेष। किसका है? 33 सागर का अवशेष है। अरावली का पश्चिमी भाग या फिर जो पश्चिमी मरुस्थल है, राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है मरुस्थल है, या फिर जो भौगोलिक प्रदेश है, ये 33 सागर के अवशेष है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 33 सागर हुआ करता था, सागर का भाग था, समुद्र का भाग था। लेकिन ठीक है, ये याद रखना आप कि जो मरुस्थल है, मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है, जो प्लीस्टोसीन काल में, ये समय याद रखना, प्लीस्टोसीन काल में मरुस्थल में बदल गया, मरुस्थल में परिवर्तित हो गया था। ये याद रखना, आपको समय याद रखना है।
परिवर्तित हुआ था। ये समय याद रखना, प्लेस्टोसीन काल, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, ये समय याद रखना है आपको। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि 33 सागर का अवशेष था। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। 33 सागर आपको याद रखना है, प्लेस्टोसीन काल आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करें राजस्थान की, तो जैसे ये भाग है आपका जो हाड़ौती का पठार, ये पर जो अरावली वाला इलाका है, ये किसका किसका भाग है? ये है गोंडवाना लैंड का। किसका है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, मरुस्थल 33 सागर का अवशेष था। अब बात करें अरावली प्लस हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार या फिर दक्षिण पूर्वी पठार, क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार और अरावली आपके गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, याद रखना इसको, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, भाग है। अब बचता है आपके पूर्वी मैदान। क्या बचता है? पूर्वी मैदान। बात करें पूर्वी मैदान की, तो ये भारत के, याद रखना, भारत के उत्तर के विशाल मैदान, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का, उत्तरी विशाल मैदान का, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। देखो ये प्रश्न तो अब तक पूछ लिए गए हैं कि पूर्वी मैदान भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार है, अरावली या हाड़ौती गोंडवाना लैंड का भाग है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। प्लीस्टोसीन काल में जो आपका सागरीय अवशेष था, 33 सागर के अवशेष थे राजस्थान के पश्चिमी या फिर अरावली के पश्चिम भाग में, वो किस में तब्दील हो गए थे? मरुस्थल में तब्दील हो गए थे प्लीस्टोसीन काल में, है ना। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। एक तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत जरूरी है, याद रखना है इस स्लाइड को। अब और यदि आगे चले अपन कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण, भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण। ठीक है, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण, तो आपको इसमें याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है कि जो प्राकृतिक आधार पर है, इसमें आपको याद रखना है कि जो प्राकृतिक आधार पर वर्णन है, प्राकृतिक आधार पर, और दूसरा है आपके व्यक्तिगत आधार पर। कौन सा है? व्यक्तिगत आधार पर। व्यक्तिगत आधार पर बात करें तो एक आपको याद रखना है, वो क्या है? एक आपको याद रखना है और वो है उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उच्चावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण उच्चावच के आधार पर आपको याद रखना है। यदि बात करें व्यक्तिगत आधार पर, यदि बात करें व्यक्तिगत आधार पर, तो आपको याद रखना है, एक तो आपको बीसी मिश्रा याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह, और एक आपको याद रखना है एच.एम. सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना। इन तीन, इन तीनों ने किसके लिए बोला? राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनके व्यक्तिगत वर्गीकरण राजस्थान के संदर्भ में पेश किए। बीसी मिश्रा ने 7 प्रकार के भौतिक प्रदेश बताए, रामलोचन सिंह ने, और उसके बाद में एच.एम. सक्सेना ने, इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करें प्राकृतिक आधार पर, तो प्राकृतिक आधार पर उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों के अपन 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 4 भागों में बांटते हैं, और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? एक मिनट, उसको बाद में अगली स्लाइड में देख लेते हैं। बस आप इतना याद रखिए अभी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है वो बीसी मिश्रा,
रामलोचन सिंह और एच.एम. सक्सेना ने किया था। ठीक है, इसको आप याद रखना है। उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण। उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण, मैं बता रहा था इसमें कि आपको चार प्रकार का वर्गीकरण है। यदि बात करें राजस्थान को उच्चावच के आधार पर वर्गीकरणों की बात करें तो 4 प्रकार के भागों में राजस्थान को बांटा गया है। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से, एक बार देख लीजिए आप। पहला भाग है उच्च शिखर, दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा है उच्च एवं पठारी क्षेत्र, उच्च भूमि एवं पठारी क्षेत्र। उच्च भूमि एवं पठारी क्षेत्र, और उसके बाद में चौथा वर्गीकरण है मैदानी क्षेत्र। यदि बात करें उच्चावच के आधार पर, तो उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। उच्च शिखर, पर्वत, उच्च भूमि एवं पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, ये 4 भागों में राजस्थान को बांटा गया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब बात करें उच्च शिखर की, तो उच्च शिखर का मतलब कौन सी कैटेगरी है जो उच्च शिखर में रखी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे चोटियां, ऐसे पर्वत चोटियां जिनकी ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर से ज्यादा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, ऐसे पर्वत शिखर या ऐसी पर्वत चोटियां जिनकी ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर से अधिक है, वो किस में आएंगे, उच्च शिखर में शामिल होंगे। ठीक है, याद रखना है, 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च शिखर में आएंगे। अब बात करें पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्रों की, तो इनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 600 से 900 मीटर की ऊंचाई वाले, 600 से 900 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र। ठीक है, ऐसे पर्वत जिनकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर की है, वो पर्वतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद में है उच्च भूमि एवं पठारी क्षेत्र। उच्च भूमि और पठारी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आपके 300 से 600 मीटर, 300 से 600 मीटर की ऊंचाई वाले, मीटर की ऊंचाई वाले, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आरपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ चुकी है। अब बात आती है मैदानी क्षेत्रों की, तो क्या मैदानी क्षेत्रों की भी ऊंचाई होती है क्या, हाँ होती है। ये जो ऊंचाई माप रहे हैं अपन, ये मापते हैं समुद्र तल से। ठीक है, तो उच्च शिखर समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो 600 से 900 मीटर की अधिक ऊंचाई वाले, उच्च भूमि की बात करें या पठारी क्षेत्र की बात करें तो 300 से 600 मीटर के बीच की ऊंचाई वाले क्षेत्र पठारी क्षेत्र में आते हैं। अब बात करें यदि मैदानों के बारे में, तो मैदानों के संदर्भ में कितनी होगी आपकी ऊंचाई, 150 से 300 मीटर के मध्य। ठीक है, ये याद रखना है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो 150 से 300 मीटर के मध्य वाले जो ऊंचाई में आते हैं समुद्र तल से, वो मैदानी क्षेत्र में आ जाएंगे। अब मैदानी क्षेत्र में आपके एक तो पूर्वी मैदान है, ठीक है, और उसके बाद में एक आपका पश्चिमी मरुस्थल भी इसी उच्चावचीय क्षेत्र में आता है। तो ये 4 भाग है आपके उच्चावच के आधार पर। एक तो होता है कि उनकी ऊंचाई कितनी है, उच्चावचीय है ना, दूसरा इनका क्षेत्र कितना है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में इनका कितना प्रतिशत योगदान है, तो जो उच्च शिखर है वो राजस्थान में 1% से भी कम इलाके में है, 1% से भी कम क्षेत्रफल रखता है, कम क्षेत्रफल में स्थित है। ठीक है, याद रखना है, 1% से भी कम क्षेत्रफल में स्थित है आपके उच्च शिखर, ये आपको याद रखने हैं। बात करें पर्वतों की, तो पर्वत राजस्थान के 6%, कितना, लगभग 6% क्षेत्र पर विस्तृत है।
6% राजस्थान के 6% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ये याद रखना है आपको, पर्वत राजस्थान के 6% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, इसको याद रखना है। उसके बाद है उच्च भूमि एवं पठारी क्षेत्र। ठीक है, उच्च भूमि एवं पठारी क्षेत्र 300 से 600 मीटर की ऊंचाई के मध्य में वर्णित है। ठीक है, इनकी ऊंचाई, इस क्षेत्र की ऊंचाई 300 से 600 मीटर है ना। अब बात करें क्षेत्रफल की, तो ये कितने क्षेत्रफल में आते हैं? ठीक है, तो ये आते हैं आपके 31% क्षेत्रफल में। कितने? लगभग 31% क्षेत्रफल। राजस्थान का लगभग 31% क्षेत्र में पठारी क्षेत्र एवं उच्च भूमि स्थित है। याद रखना है इसको, क्योंकि इसमें एक तो आपका हाड़ौती का पठार जो बड़ा हिस्सा है वो इसमें आ जाता है। उसके बाद है मैदानी भाग। ठीक है, तो मैदानी भाग सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें पश्चिमी मरुस्थल भी शामिल है, और आपको पता है कि पश्चिमी मरुस्थल तो बहुत बड़ा योगदान रखता है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल में। तो कुल 51%, राजस्थान के क्षेत्रफल का 51% क्षेत्रफल, 51% क्षेत्रफल किसमें आता है? आपके मैदानी क्षेत्र में आता है। तो ये चारों याद रखने हैं आपको। उच्च आवाज के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है: उच्च शिखर, पर्वत, उच्च भूमि एवं पठार। ऐसे याद रख लीजिए, ये पर्वत चोटी हो गई, ये पर्वत हो गए, ये पठार हो गए, और ये मैदान हो गए। ठीक है, जो अरावली जो सॉरी ये जो पूर्वी मैदान है ये भी मैदान है, और जो पश्चिमी मरुस्थल है वो भी मैदान है। तो मैदान का हिस्सा हो जाता है 51%। और मैदान क्योंकि नीचे होते हैं, है ना, धरातलीय समरूपता रखते हैं, इसलिए उनकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है। अर्थात समुद्र तल से 150 से 300 मीटर की ऊंचाई के मध्य में ये स्थित है ना। एक तो इसको याद रखना है। उच्च भूमि एवं पठारी क्षेत्र याद रखना है, 31% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इनकी परसेंटेज और हाइट जरूर याद रखना। इसमें मैंने शॉर्ट बताया आपको, ये और भी डिटेल से है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलते आगे। अब बात करें अपन व्यक्तिगत वर्गीकरण की। यदि अपन बात करें व्यक्तिगत वर्गीकरण की, व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करें, और इसमें अपन पहला देखें, प्रोफेसर बीसी मिश्रा। प्रोफेसर बीसी मिश्रा। ठीक है, अब याद रखना कि प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने 1968 में 1968 में राजस्थान का भूगोल नाम से पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का क्या नाम है? राजस्थान का भूगोल। ये याद रखना। हालांकि पुस्तक तो कौन पूछेगा, पर फिर भी आपको याद रखना है, क्या पता पूछ ले, है ना। 1968 में राजस्थान का भूगोल पुस्तक लिखी गई, बुक लिखी थी, है ना। ये याद रखना है। प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान को प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान को सात राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। ठीक है, ये याद रखना है। प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, बांटा है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है प्रोफेसर बीसी मिश्रा, है ना। अब 7 भौतिक प्रदेश कौन से हैं इनके अनुसार? इनके अनुसार 7 भौतिक प्रदेश कौन से हैं? तो ठीक है, तो आपको सातों के नाम याद रखने हैं। जो सातों भौतिक प्रदेश है इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए वो कौन कौन से हैं 7 भौतिक प्रदेश। पहला है शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। उसके बाद है अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद है नहरी सिंचित क्षेत्र। क्या नाम है इस क्षेत्र का? नहरी सिंचित क्षेत्र, जिस क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद में चौथा है आपके अरावली। ये जो प्रदेश है वो कौन सा है? अरावली प्रदेश। नाम नहीं दिखेगा इसमें ना, अरावली प्रदेश। ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे है आपके ये जो इलाका है ये है क्या है? पूर्वी
पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, ये नाम याद रखने हैं आपको, सातों नाम औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, चंबल का क्षेत्र, चंबल प्रदेश, चंबल का बीहड़ प्रदेश, चंबल का बीहड़ प्रदेश, याद रखना है ये आपको। और सातवां है आपके दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ठीक है, ये नाम याद रखने हैं आपको। 7 प्रदेश याद रखने हैं, किसके अनुसार है, प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। वो 7 कौन से हैं, शुष्क मरुस्थल है, अर्धशुष्क मरुस्थल है, नहरी सिंचित क्षेत्र है, अरावली है ना, ये अरावली वाला क्षेत्र है, इसको याद रखना है। अरावली प्रदेश आपको याद रखना है, ठीक है। पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश याद रखना है। और ये जो आपके हड़ौती वाला रीजन है, चंबल या फिर हड़ौती वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसको याद रखना है। और है आपके दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये 7 प्रदेशों में बांटा है, किसने, प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने 1968 में इन्होंने पुस्तक लिखी है राजस्थान का भूगोल, है ना, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम आप बहुत कम सुनते हो, राम लोचन सिंह, प्रोफेसर राम लोचन सिंह, ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, पर याद रखना 1971 में, कब की बात है ये, 1971 की, राम लोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, भौतिक प्रदेशों को, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, अब याद रखना, ठीक है, अब याद रखने हैं आपको, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 2 बृहद प्रदेशों में बांटा, 2 बृहद प्रदेशों में बांटा, 2 बृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 लघु भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, ये याद रखना है, प्रदेशों में विभाजित किया, विभाजित किया, ठीक है, ये याद रखना है आपको। किसके अनुसार है, प्रोफेसर राम लोचन सिंह के अनुसार 1971 में इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, ठीक है, 2 बृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश, 12 लघु भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। नाम याद रखना है, राम लोचन सिंह, है ना, इन्होंने 2 बृहद प्रदेशों में बांटा, पहले पढ़ा था प्रोफेसर बीसी मिश्रा, इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, राम लोचन सिंह ने 2 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद है एच.एम. सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना। तीसरा कौन सा है व्यक्तिगत वर्गीकरण में, हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना। और कौन है आपके, इनके साथ थे एक प्रोफेसर तिवारी, क्या नाम है, प्रोफेसर तिवारी, है ना, इन दोनों ने राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, कितने प्रदेशों में बांटा, 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, ये याद रखना है। 1994 में इन्होंने पुस्तक लिखी, है ना, किसने, हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी ने। पुस्तक कौन सी थी, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, है ना, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश नाम से किताब लिखी थी हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी ने, जिसमें राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। अब वो 4 भौगोलिक प्रदेश कौन से हैं, एक है आपका पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा है आपके अरावली प्रदेश, तीसरा है आपके पूर्वी मैदान, और चौथा है आपके हाड़ौती प्रदेश।
हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखने हैं आप। ये 3 व्यक्तिगत आधार रामलोचन सिंह का, हरिमोहन सक्सेना का, ठीक है, और प्रोफेसर बीसी मिश्रा का, ये 3 व्यक्तिगत आधार आपको याद रखने हैं। उससे पहले अपन ने देखा था उच्च आवाज के आधार पर, तो याद रखना है आपको उच्च शिखर, पर्वत, उच्च भूमि एवं पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, ये चारों आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनका क्षेत्रफल याद रखना है, इनकी जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है, इनको भी याद रखना है ना। चलते आगे। सामान्य तौर पर, सामान्यतः राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, ऐसे लिख लीजिए, विभाजित किया जाता है। कितने हैं? 4 भौगोलिक प्रदेश है। ठीक है, अब वो 4 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं? वो वही है आपके। ठीक है, 4 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं वापस देख लीजिए एक बार। एक तो है आपका ये मरुस्थल, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल, एक आपका अरावली, एक आपका पूर्वी मैदान, और एक आपका हाड़ौती। ठीक है, तो ये 4 भागों में बांटा जाता है राजस्थान को सामान्य तौर पर। सामान्य विभाजन की बात करें भौगोलिक आधार पर, तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा जाता है। अब अपन बात करेंगे एक एक भौगोलिक आधार पर एक एक विभाजन के बारे में। ठीक है, अपन पहला पढ़ लेते हैं। पहले लेते हैं मरुस्थल। ये पर मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का मतलब आपके रेगिस्तान के बारे में बात हो रही है। ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, अरावली के पश्चिम में, ये जो अरावली है, ये जो अरावली है, इसके पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। पश्चिम की बात करें या उत्तर पश्चिम की बात करें, अरावली के पश्चिम में या अरावली के उत्तर पश्चिम में, लिख लीजिए आप, ये प्रश्न आता है, आरपीएससी पूछती है, अधीनस्थ बोर्ड भी पूछने लग गया है, ये लिख लीजिए। जो आपका पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो अरावली के पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में विस्तृत है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो अपन ने मैप में देख लिया कि अरावली के या तो पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में क्या है? आपके मरुस्थलीय प्रदेश है। अरावली के पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में, ये आपके अरावली है, इसके पश्चिम की बात करें या फिर उत्तर पश्चिम की बात करें, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये आपके उत्तर में आते हैं, राजस्थान के उत्तर में आते हैं। तो अरावली के उत्तर पश्चिम या अरावली के पश्चिम में क्या है? आपका मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, इसको याद रखना है। अरावली के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्या स्थित है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एक तो आपको ये याद रखना है ना। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल कितना है? बात कर रहे हैं अपन मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल की। किसकी बात कर रहे हैं? मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल की। मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल, राजस्थान में मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ऐसे याद रख लीजिए आप, 1.75 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1.75 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में क्या है? आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 1.75 किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। वापस देख लीजिए, ये जो मरुस्थल है वो 1.75 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में है, ये याद रखना है। और 1.75 लाख है, सॉरी माफ करना इसको, 1.75 लाख। ठीक है, 1.75 लाख, ऐसे लिख देता हूँ, वर्ग किलोमीटर। 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है? आपके मरुस्थल का विस्तार है, पर मरुस्थल का क्षेत्रफल है ना, इसको याद रखना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि राजस्थान के ये एक एक पॉइंट आपके एक एक प्रश्न है। जितने भी पॉइंट लिख रहा हूं वो सारे आपके एक एक प्रश्न है, याद रखना है इसको। राजस्थान के कुल भौगोलिक प्रदेश का, राजस्थान के कुल भौगोलिक प्रदेश का
61% है। कितना है? 61% है, याद रखना इसको। राजस्थान के कुल भौगोलिक प्रदेश का 61% है क्या? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका क्षेत्रफल कितना है? 61.11% है। आपको याद रखना है लगभग 61% है। ठीक है, अब बात करें जनसंख्या की। बात करें जनसंख्या की कि इस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है। ठीक है, जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें कितनी जनसंख्या रहती है, या फिर अरावली के पश्चिम में कितनी जनसंख्या रहती है, तो याद रखना आप 40%। ठीक है, जनसंख्या लगभग 40% निवास करती है। 40% राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये स्लाइड याद रखनी है आपको। ठीक है, वापस देख लीजिए आप एक बार इसको। सामान्यतः राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। मरुस्थल की बात करें, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान के प्रथम भौगोलिक प्रदेश के बारे में अपन जान रहे हैं। अरावली के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। अरावली के पश्चिम में और अरावली के उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। ठीक है, याद रखना है इसको। इसका कुल क्षेत्रफल 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है ना। राजस्थान के कुल भौगोलिक प्रदेश का 61% विस्तृत है। राजस्थान के कुल भौगोलिक प्रदेश की बात करें तो 61% क्षेत्र में ये विस्तृत है। जनसंख्या की बात करें तो 40%, राज्य की 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलते हैं उसके बाद आगे। ठीक है, इसकी लंबाई याद रखनी है आपको। कितनी लंबाई है? 640 किलोमीटर। 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखना है आपको। मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई याद रखनी है, 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? मरुस्थलीय प्रदेश की। ठीक है, याद रखना है इसको। मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई याद रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, इसमें एक देख लीजिए आप, इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें। मरुस्थलीय प्रदेश की ऊंचाई के बारे में बात करें, क्योंकि जब अपन भौगोलिक प्रदेश पढ़ रहे थे, ठीक है, याद रखना मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर है। लंबाई 640 किलोमीटर है। ऊंचाई याद रखना आप इसकी, सॉरी चौड़ाई याद रखना। चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कितनी है? 300 किलोमीटर चौड़ाई है। बात करें ऊंचाई की, 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई याद रखना, 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन याद रखना, जो हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, उसमें 60 से 320, 340 ये पर लगभग 300, 60 से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई दे रखी है उसमें, उस पुस्तक में 60 मीटर से अधिक ऊंचाई उसमें दी हुई है। ठीक है, आप क्या याद रखोगे? आप इसको याद रख लेना, उस पुस्तक में दिया हुआ है, बहुत सारे लोग उसको देख के कंफ्यूज होते हैं ना। तो लंबाई याद रखनी है, 640 किलोमीटर लंबाई है। चौड़ाई याद रखनी है, कितनी है? 300 किलोमीटर चौड़ाई है ना। ऊंचाई याद रखना, 200 मीटर से 300 मीटर एवरेज इसकी ऊंचाई है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना इसमें मरुस्थलीय प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं। मरुस्थलीय प्रदेश याद रखना, इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार मरुस्थल कहा जाता है। थार मरुस्थल कहा जाता है। यह भारत का विशाल मरुस्थल कहा जाता है। भारत का विशाल रेगिस्तान भी इसको कहा जाता है। भारत का विशाल रेगिस्तान इसको कहा जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, वापस देख लीजिए अपन इसमें क्या क्या देखा है कि अरावली के पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में स्थित है। मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 61% मरुस्थल पर स्थित है। जनसंख्या की बात करें तो 40%
राज्य की 40% जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है, पश्चिमी जो मरुस्थल है उसमें, उस प्रदेश में निवास करती है। यदि बात करें लंबाई की तो यह 640 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, ठीक है। चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। ऊंचाई की बात करें तो 200 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसे थार का मरुस्थल या भारत का विशाल रेगिस्तान भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें अपन, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से हैं एक बार देख लीजिए। दो भागों में बांटा गया है। एक है आपके शुष्क शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। शुष्क मरुस्थल है और दूसरा आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल है। ये दोनों याद रखने हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपके शुष्क मरुस्थल और दूसरा है आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब कैसे है इसको एक बार देख लीजिए मैप द्वारा। जैसे अगर ये राजस्थान है, ठीक है, तो इसमें आप एक बार देख लीजिए। जैसे ये क्या है, ये है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा, ये नाम याद रखना है। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये नाम याद रखना है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। इधर क्या है, आपके अर्ध शुष्क है ना। इधर क्या है, अर्ध शुष्क। इधर क्या है, शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल है एक तो ये, और दूसरा आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल है ना। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है, इसको याद रखना। ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न आएगा, इसको याद रखना, है ना। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को याद रखना। अब जो आपका शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका शुष्क मरुस्थल विस्तृत है। बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थल की, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल 75,000 कितना, 75,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है ना। याद रखना शुष्क मरुस्थल 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और इन्हें अलग कौन सी रेखा करती है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करती है ना। अब इनके और दोनों के, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल दोनों के अलग से विभाजन है। अपन पहले देख लेते हैं शुष्क मरुस्थल के बारे में, है ना। तो शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। शुष्क मरुस्थल की बात करें, यदि शुष्क मरुस्थल की बात करें, ये लाइन दिख रही है क्या सफेद वाली, शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपके बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त, है ना। और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त, है ना। दोनों याद रखने, स्तूप मुक्त, ये दोनों याद रखना है। एक तो है बालू का स्तूप युक्त, अर्थात यहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप। और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त, मतलब यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, ठीक है। तो शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। दोनों भाग, इनके नाम याद रखने हैं। बालू का स्तूप युक्त, है ना, ये कितने, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, स्तूप पाए जाते हैं, है ना, ये याद रखना है। यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं।
जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रफल है कितना है? 58.5% क्षेत्रफल। कितना है? 58.5% क्षेत्रफल। किसका है ये? मरुस्थल का। जो शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल के 58.5% क्षेत्रफल पर। ठीक है, ये किसका है? शुष्क मरुस्थल का है। शुष्क मरुस्थल का 58.5% क्षेत्रफल पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। याद रखना है इसको, है ना। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, यहाँ इसका क्षेत्रफल याद रख लीजिए आप एक बार। क्षेत्रफल है 41.5%। कितना है? 41.5%। यहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। ठीक है, ये याद रखना है, नहीं पाए जाते। इसका मतलब यहाँ पे पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, पथरीला मरुस्थल। और हमादा किसको बोलते हैं? हमादा। ये संरचना याद रखना, ये शब्द याद रखना है आपको, हमादा। हमादा, हमादा किसको कहा जाता है? हमादा कहते हैं पथरीले मरुस्थल को, पथरीला रेगिस्तान। पथरीला रेगिस्तान क्या होता है? आपके हमादा। ठीक है, याद रखना है। ठीक वैसे यदि वहां पे हमादा है तो यहाँ पे क्या है? अर्ग। क्या है? अर्ग है। और अर्ग किसको बोलते हैं? अर्ग का मतलब है रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल। ठीक है, रेतीला मरुस्थल, ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। वापस देख लीजिए एक बार, अपन पढ़ रहे थे शुष्क मरुस्थल के बारे में। शुष्क मरुस्थल को बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त की बात करें तो कुल जो शुष्क क्षेत्रफल है, ठीक है, शुष्क मरुस्थल के 41.5% क्षेत्रफल पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। नहीं पाए जाते तो क्या पाया जाता है? हमादा मरुस्थल पाया जाता है। हमादा का मतलब क्या है? कि पथरीला मरुस्थल। यहाँ पे अपसादी चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? अपसादी चट्टानें पाई जाती है। दूसरा, पथरीला मरुस्थल है, यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। याद रखना, यहाँ पे अपसादी चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अपसादी चट्टानें। अपसादी चट्टानें पाई जाती है, याद रखना है इसको। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रफल है, यहाँ अपसादी चट्टानें पाई जाती है। ये सर्वाधिक, सर्वाधिक कहाँ पे है? जैसलमेर में। ठीक है, यह सर्वाधिक जैसलमेर में स्थित है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रफल सर्वाधिक जैसलमेर में स्थित है। अपन इसको एक एक वापस से एक बार और देख लेंगे। अभी देख लीजिए, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रफल 58.5% क्षेत्रफल है ना। 58.5% क्षेत्रफल है ना। याद रखना है इसको। ये अर्ग है, याद रखना, ये अर्ग मरुस्थल है। अर्ग मरुस्थल मतलब ये रेगिस्तान रेतीला है, रेतीला मरुस्थल है। एक होता है ना कि जो पश्चिमी मरुस्थल है अपना, वहां पे कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पे क्या जो आपके बालू का स्तूप बनते हैं, रेत ही रेत पाई जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे ना तो वनस्पति पाई जाती है, ना रेत होती है, वहाँ पत्थर पाए जाते हैं, अपसादी शैलें पाई जाती है, लेकिन वो दिखता मरुस्थल के समान है ना। तो उसे क्या बोलेंगे? हमादा मरुस्थल। ठीक है, दूसरा है अर्ग मरुस्थल, यहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। हमादा मरुस्थल में बालू का स्तूप नहीं होते क्योंकि वहाँ पे रेत की कमी होती है, वह पथरीला मरुस्थल होता है ना। याद रखना इसको, एक बार वापस से देख लीजिए। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रफल, बालू का स्तूप मुक्त शुष्क मरुस्थल, बालू का स्तूप मुक्त शुष्क मरुस्थल। इसमें याद रखना है आपको कि एक तो इसमें ये हमादा मरुस्थल का प्रकार है, इसका क्षेत्रफल याद रखना। क्षेत्रफल है 41.5%, है ना। क्षेत्रफल है 41.5%। यह हमादा मरुस्थल है, यह हमादा मरुस्थल है। हमादा मरुस्थल का मतलब पथरीला मरुस्थल है, याद रखना, पथरीला मरुस्थल है ना। उसके बाद याद रखना है, ये सर्वाधिक, यह सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है, सर्वाधिक जैसलमेर में। हमादा मरुस्थल सर्वाधिक जैसलमेर में स्थित है, हमादा मरुस्थल सर्वाधिक जैसलमेर में स्थित है।
अर्घ मरुस्थल सर्वाधिक जैसलमेर में स्थित है, मरुस्थल सर्वाधिक जैसलमेर में स्थित है, याद रखना है इसको, है ना। सर्वाधिक जैसलमेर में स्थित है, सर्वाधिक जैसलमेर में स्थित है ना। और कौन से जिले हैं, है ना, ये जोधपुर में भी स्थित है, जोधपुर में है, बाड़मेर में है ना, और फलौदी में भी है, याद रखना है इसको। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, फलौदी। जैसलमेर में सर्वाधिक पाया जाता है बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल की अपन बात कर रहे हैं। परसेंटेज याद रखना 41.5%। हमादा मरुस्थल, ये शब्द याद रखना, हमादा, क्योंकि ये पथरीला मरुस्थल है। बात चल रही है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रफल की, ठीक है, याद रखना है इसको। इसमें आप एक चीज, इसमें जगह नहीं है क्या? हाँ, यहाँ एक चीज याद रखना, उसको बाद में देख लेंगे, पहले अपन एक बार देख लेते हैं बालू का स्तूप मुक्त युक्त क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्या है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रफल, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रफल, युक्त शुष्क मरुस्थल, माफ करना, शुष्क मरुस्थल। बालू का स्तूप युक्त शुष्क मरुस्थल। अपन ने अभी इसका क्षेत्रफल देखा था, क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल था आपके 58.5%। कितना था? 58.5% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, ठीक है। शुष्क मरुस्थल का 58.5% क्षेत्रफल पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, याद रखना इस प्रतिशत को, है ना। ये अर्घ मरुस्थल का प्रकार है, ये भी याद रखना, अर्घ, अर्घ मरुस्थल, है ना। या फिर रेतीला मरुस्थल। अर्घ मरुस्थल किसको बोलते हैं? रेतीला मरुस्थल को, रेतीला मरुस्थल को बोलते हैं, है ना, ये याद रखना है। अब याद रखना इसमें, ये जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रफल है ना, ये सर्वाधिक कहाँ पे है? सर्वाधिक कहाँ पे है? आपके जैसलमेर में। बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में, बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में। इस प्रश्न का जवाब याद रखना, सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर में, है ना। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं कहाँ पे? आपके जोधपुर में। ये जिला याद रखना, नाम याद रखना, जोधपुर में, जैसलमेर में सर्वाधिक, या फिर सबसे ज्यादा बालू का स्तूप, ठीक है, याद रखना है। बालू का स्तूप युक्त शुष्क मरुस्थल 58.5% क्षेत्रफल है, इसे अर्घ मरुस्थल कहते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं, सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं, याद रखना है इसको, ठीक है। सबसे, सभी प्रकार के बालू का स्तूप, है ना। बालू का स्तूप जैसे बरखान की बात हो, पैराबोलिक की बात हो, अनुप्रस्थ की बात हो, सब्र काम्पिस की बात हो, या नेटवर्क बालू का स्तूप की बात हो, सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं, याद रखना। सभी प्रकार की बात है तो जोधपुर में, सर्वाधिक की बात है तो आपका जैसलमेर, ठीक है। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? आपके जैसलमेर में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। बालू का स्तूप युक्त शुष्क मरुस्थल, इसको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अपन अब देखेंगे बालू का स्तूप। बालू का स्तूपों के प्रकार, ठीक है, बालू का स्तूपों के प्रकार। तो पहला है जो अपन पढ़ने वाले, बरखान, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए, इसकी संरचना क्या होती है बरखान की। मेरे से बन जाएगा क्या? ये देख लीजिए, टूटा मोटा जैसे बना है ना, कोई मैं पेंटर तो हूं नहीं। आप एक बार देख लीजिए, ये बरखान की संरचना है, इसमें हवा आती है इस दिशा से, ठीक है,
ये जो चिन्ह है आपके तीर वाला निशान, इधर से क्या आती है? हवा। तो याद रखना, ये बरखान की संरचना है। आपसे कोई चित्र नहीं पूछेगा एग्जाम में, है ना? बस याद रखना इस तरह की इसकी डिजाइन होती है। अब इसका अपन इसका यूज करेंगे आगे आपके समझने के लिए। जो बालू का स्तूप है, आप इसको समझोगे इस चित्र के द्वारा आगे, जो भी और बालू का स्तूप आएंगे। फिलहाल याद रखना ये बरखान की संरचना है ना? बरखान जो होते हैं ये 200 से 300 मीटर 200 से 300 मीटर चौड़े होते हैं। कितने चौड़े होते हैं? 200 से 300 मीटर चौड़े होते हैं, है ना? और क्या याद रखना है इसमें? ये 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं। 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं। 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं, याद रखना। लेकिन कहीं कहीं कुछ जगह पर बरखान की ऊंचाई 60 मीटर भी मिलती है ना? कुछ बरखान 60 मीटर के ऊंचे भी होते हैं। 60 मीटर की ऊंचाई वाले भी देखे गए। ठीक है, तो इसे तो आप याद हो जाए तो रख लेना। बाकी ये जरूर याद रखना है कि 10 से 20 मीटर की ऊंचे होते हैं और 200 से 300 मीटर चौड़े होते हैं। बरखान कितने चौड़े होते हैं? बरखान 200 से 300 मीटर चौड़े होते हैं। ठीक है, बरखान, अच्छा सॉरी माफ करना इसको, ये इसको 100 से 200 मीटर कर देना। 100 से 200 मीटर चौड़े। ठीक है, बरखान 100 से 200 मीटर चौड़े होते हैं। एक तो ये याद रखना है आपको, बरखान 100 से 200 मीटर चौड़े होते हैं, 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं। कुछ जगह पर कुछ बरखान 60 मीटर की ऊंचाई वाले भी देखे गए हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि बरखान की बात कर रहे हैं अपन, तो 100 से 200 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, सॉरी चौड़ाई होती है। आज हो क्या रहा है? बरखान की चौड़ाई होती है 100 से 200 मीटर, 100 से 200 मीटर, और है ना, और ऊंचे होते हैं 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं। कुछ बरखान 60 मीटर की ऊंचाई वाले भी देखे गए। कुछ बरखान 60 मीटर की ऊंचाई वाले भी देखे गए हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। तो बरखान हो गया। उसके बाद में आप देखना इसमें, यह स्थानांतरित बालू का स्तूप है। यह स्थानांतरित बालू का स्तूप है। इसका मतलब ये कि ये जगह चेंज करता रहता है। ये जो बालू का स्तूप है बरखान, ये स्थानांतरित बालू का स्तूप है। इसका मतलब ये है कि ये परिवर्तनशील बालू का स्तूप है। इसका मतलब ये कि ये बदलता रहता है, इसका स्वरूप भी बदलता है। इसका स्वरूप भी परिवर्तनशील में आ गए, तो याद रखना कि स्थानांतरित बालू का स्तूप है, एक जगह पर स्थित नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं। इसको गतिशील बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये गतिशील होता है, याद रखना है इसको, गतिशील होता है, परिवर्तनशील होता है। कौन सा? बरखान बालू का स्तूप। अब जब परिवर्तनशील होगा, गति करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये बालू का स्तूप जाएगा, तो कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण को बढ़ाएगा। क्योंकि भाई आज एक जगह पे है, उससे जब भी हवाई चली तो दूसरी जगह पे जाकर ये अपनी संरचना बना देता है। इसका मतलब ये कि ये मरुस्थल में वृद्धि करता है ना? तो मरुस्थलीकरण में योगदान देता है। याद रखना, यह मरुस्थलीकरण को बढ़ाता है। मरुस्थलीकरण को मरुस्थलीकरण को बढ़ाता है। ठीक है, याद रखना, यह पर मरुस्थलीकरण में वृद्धि करता है। बरखान बालू का स्तूप मरुस्थलीकरण में वृद्धि करता है। कुछ 60 मीटर की ऊंचाई वाले बरखान भी देखे गए हैं। 10 से 20 मीटर इनकी औसत चौड़ाई होती है, सॉरी औसत ऊंचाई होती है। 100 से 200 मीटर के ये चौड़ाई वाले होते हैं, है ना? ये हवा की दिशा याद रखना, इसमें पवन विमुख दिशा है ये, है ना? ये याद रखना। स्थानांतरित बालू का स्तूप है, परिवर्तनशील होते हैं, ये गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये गति भी करते हैं। बरखान बालू का स्तूप आपको याद रखना है ना? ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जगह नहीं बची इसमें। ठीक है, बरखान बरखान सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, इसको देखिए, बरखान सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में। बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र है आपका, वहां पे बरखान सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में बरखान सर्वाधिक पाए जाते हैं। और शेखावाटी की बात करें तो सर्वाधिक पाए जाते हैं आपके चूरू में, है ना?
मैक्सिमम सर्वाधिक पाए जाते हैं चूरू में, चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं, चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? बरखान बालू का स्तूप की। सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में पाया जाता है, शेखावटी क्षेत्र में बात करें तो चूरू में सर्वाधिक पाया जाता है ना, याद रखना। ये सूरतगढ़ में पाया जाता है, सूरतगढ़ में पाया जाता है। और सूरतगढ़ कहाँ पे? आपके गंगानगर में, ठीक है, याद रखना इसको। ये जायल आपकी जगह है नागौर में, ये जायल नागौर में पाए जाते हैं, है ना। एक जगह है आपके ओसिया, ओसिया आपके जोधपुर में है, ओसिया जोधपुर में ये पाए जाते हैं। कौन से बालू का स्तूप है ये? बरखान बालू का स्तूप। सर्वाधिक पाए जाते हैं शेखावटी क्षेत्र में। और वहां बात करें तो चूरू में। और चूरू की बात करें तो चूरू के भालेरी गांव में, चूरू का एक गांव है भालेरी गांव, एक गांव है रतनगढ़, चूरू का भालेरी गांव और चूरू का रतनगढ़, यहाँ पे सर्वाधिक कौन से स्तूप पाए जाते हैं? बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। सूरतगढ़ की बात करें तो गंगानगर, जायल नागौर, ओसिया जोधपुर में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? आपके बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है, बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में लूण करणसर बीकानेर, कौन सी जगह है? लूण करणसर बीकानेर, लूण करणसर बीकानेर। तो ये क्षेत्र याद रखना, ये क्षेत्र किसके लिए है? बरखान के लिए है, ठीक है। बरखान सर्वाधिक पाए जाते हैं शेखावटी क्षेत्र में, चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और चूरू में बात करें तो भालेरी गांव में, ठीक है, भालेरी गांव में याद रखना है। रतनगढ़ भी याद रखना है। सूरतगढ़ आपके गंगानगर में आता है। जायल नागौर ओसिया की बात करें तो जोधपुर में। और लूण करणसर बीकानेर में क्या पाए जाते हैं? बरखान सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। बरखान याद रखना है आपको। उसके बाद में आगे चलते हैं। कितनी हो गई आज की क्लास? ठीक है, अच्छा आज के तो भौगोली बरखान हो नहीं पाएगा, बरखान नहीं सॉरी बालू का स्तूप हो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अपन कल करें इसकी क्लास, ठीक है। बच्चे कुछ बालू का स्तूप अपन कल पढ़ लेते हैं, चित्र भी ले आएंगे आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो कल बच्चे कुछ बालू का स्तूप पढ़ेंगे। और जो मरुस्थल में, शुष्क मरुस्थल में जो दूसरा प्रकार है अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला, वो अपन कल देख लेंगे उसको, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद, ठीक है। क्लास की पीडीएफ आपको एल एन टी एजुकेशन के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड कराई जाएगी।